नमस्कार। आवाज़ द वॉइस पर चुनावी महापर्व के जो पूर्णाहुति का दिन है उसकी कवरेज लेकर हम फिर से हाजिर हुए हैं। अभी 11 बजे हमने एक खास चर्चा की थी, एक बार फिर से हाजिर हैं। मैं हूं मंजीत ठाकुर और आज हमारे साथ इस विशेष चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आवाज़ द वॉइस हिंदी वेबसाइट के संपादक मलिक असगर हाशमी साहब और सलाहकार संपादक अब्दुल हई खान साहब और आवाज़ द वॉइस उर्दू के संपादक मंसूरुद्दीन फर्दी साहब, इन तीनों का हम स्वागत करते हैं। इन तीनों के साथ जानेंगे कि कैसे क्या ऊंट किस करवट बैठ रहा है। आंकड़े जो है ऊपर नीचे हो रहे हैं, साथ में कई लोगों की सांसें भी इसी के साथ ऊपर और नीचे हो रही है। लेकिन इससे पहले कि हम इनसे विश्लेषण को और चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम आपको बता दें कि अभी जो आंकड़ा है उसमें 236 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। एनडीए नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, जिसमें 2 सीटें जीत चुकी है। 2 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। पहली सीट जो सूरत से थी, जहां पर वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। दूसरी सीट जयपुर का नतीजा आया है, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। और अभी इस समय जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं उसके हिसाब से 97 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है, 31 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे है और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके वो 21 सीटों पर। ये बड़ी पार्टियां हैं जो इस चुनावी यात्रा में काफ़ी आगे, दौड़ में आगे दिख रही हैं। हाशमी साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। ये जो आंकड़े हम देख रहे हैं, कभी 300, कभी 298, कभी 292, तो ये जो है जो सेंसेक्स की तरह उछल रहा है, साथ में सेंसेक्स भी आगे पीछे हो रहा है, ये क्या गणित है? नहीं, जैसे जैसे एरिया का खुल रहा है, बस्ता खुल रहा है, मशीन खुल रही है, उसके हिसाब से आगे पीछे हम हो रहे हैं। और ये अभी मेरे ख्याल से 10वां या 12वां ये दौर है वोटों की गिनती की, इसलिए अभी हम कुछ कह नहीं सकते। 25 के बाद अगर आप देखें तो पूरा लगभग रिज़ल्ट फाइनल हो जाएगा। शाम को तो आप ऐसे कह सकते हैं कि हाँ, इतनी पार्टियां जीत रही हैं, इतनी पार्टियां हार रही हैं। तो सेंसेक्स के उछाल की तरह जो वोट उम्मीदवारों के आगे पीछे या पार्टियों का नंबर जो आगे पीछे हो रहा है, वो इसकी वजह से कि जैसे जिस एरिया के प्रभाव वाले, जिस पार्टी के जिस प्रभाव में, वैसे ही चीज़ ऊपर और नीचे सीटें हो रही हैं। फर्दी साहब, जो जिस तरह की हम कल बयानबाजियां देख रहे थे विपक्ष की तरफ से, और अब जो हम नंबर्स देख रहे हैं 228 पर इंडिया, 298 पर एनडीए, तो कांटे की टक्कर, कांटे का मुकाबला चल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष के पास थोड़ा आत्मविश्वास ज़्यादा आया होगा, मतदाताओं पर भरोसा ज़्यादा बढ़ा होगा, ईवीएम पर भरोसा ज़्यादा बढ़ा होगा? बिल्कुल मंजीत, कहीं ना कहीं अपोजिशन के लिए बहुत बड़ा फैक्टर था ये। जो अंदाजे थे उसके मुताबिक तो कांग्रेस को हम सब मिलके 50 के अंदर ही आंक रहे थे। अच्छा। तो अगर कहीं भी देखा जाए तो आप एक चीज़ गौर करिए कि बीजेपी का या एनडीए का जो नारा था 400 प्लस वाला, वो अगर कहीं कम हुआ तो उसका कोई फ़ायदा जो है वो जाके कांग्रेस को और आपका इंडिया अलायंस को मिल रहा है। लेकिन ये अपोजिशन को इससे ज़रूर हौसला बढ़ेगा इससे, और वो नज़र भी आ रहा है। और वो अभी फ़िलहाल जो बयानात शुरू हुए हैं आपस में, अभी जो हम लोग देख रहे हैं, उसमें उन बयानात में ये झलक आनी शुरू हो गई है दोनों साइड से। एक तरफ बीजेपी का ये निशान है कि भाई बीजेपी अपने तौर पर जो सीट जीत रही है वो ठीक ठाक है, एनडीए का जो नुकसान हुआ है उस पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे ही कांग्रेस का भी हो रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि जो नुकसान बीजेपी का हुआ है, मेरे ख्याल में उसका अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा जैसे अब तक जो नज़र आ रहा है। जो जैसे बंगाल, यूपी और बिहार, ये 3 स्टेट बहुत अहम हैं, और यही 3 स्टेट ऐसे हैं जो अपोजिशन को कहीं ना कहीं हौसला दे रहे हैं। वो इस उम्मीद से कि टक्कर की फाइट हो रही है। हई साहब, हमने देखा कि अभी तक जो जितनी गिनती हुई है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर तो लगभग स्थिर है, 37% के आसपास, जो 2019 में उन्होंने हासिल किया था। लेकिन कांग्रेस ने 19% वोट हासिल किए थे, 19% वोट हासिल किए थे, और इस बार हम 24% के आसपास अभी देख रहे हैं, अभी जो जितना काउंटिंग हुई है इसके हिसाब से। तो ये वोट शेयर जो बढ़ा है वो किस तरह से, उसको कैसे देखते हैं? मजीद जी, थैंक यू। देखिए, अभी तो काउंटिंग चल रही है, और अभी अगर कहा जाए तो 1/3 नताइज भी, बल्कि ये तो सब अभी रुझान है। तो इनमें अभी पूरी तरह से ये अंदाज़ा नहीं किया जा सकता है कि कितने फ़ीसद वोट बढ़ा है और कितने फ़ीसद घटा है।
लेकिन जहाँ रुझानों का ताल्लुक है तो जाहिर है रुझान अगर बढ़े हुए हैं इसका मतलब ये है कि वोट फ़ीसद बढ़ा है। अभी मैं आपको बताऊं, मैं देख रहा था साइट को इलेक्शन कमीशन की, अभी इस वक्त की पोजीशन ये है। होता क्या है एक्चुअली, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है चैनलों को देखकर कि लोग सिर्फ जब वो ये ऐलान कर देते हैं कि भाई बस इतना हो गया, बस इतने में इतने वो गिनती सीधे सीधे दिखा देते हैं, तो वहाँ उसको समझ नहीं सकते आप। अभी मैं देख रहा था तकरीबन 50 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर 10,000 का फ़र्क है जो मुकाबले में है एक दूसरे की, मतलब बीजेपी और कांग्रेस या जो भी उसके मुकाबले में होगा, और तकरीबन इतनी ही सीट हैं जो 5,000 का फ़र्क है उनके बीच। तो ये जो पोजीशन है ना वो साफ़ होगी, मेरा ख्याल ये है कि वो 8 बजे तक साफ़ होगी, उसके बाद ही पता चलेगा। हाँ, एक ख़बर मैं आपको जो अभी ताज़ा है ख़ास तौर से मुस्लिम कैंडिडेट की, उमर अब्दुल्ला ने हार मान ली है अपनी। वो जो उनके मुकाबले पर रशीद इंजीनियर थे वो कामयाब हो गए हैं, तो उन्होंने अपनी हार मान ली। तब इन्होंने जम्मू कश्मीर की बात की तो हम लोग जम्मू कश्मीर की बात ही कर लेते हैं। हाशमी साहब, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 2, भारतीय जनता पार्टी 2 और इंडिपेंडेंट 1, ये जो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसा कह रहे हैं कि हार मान भी ली है, तो इस बड़े हम लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में ये 2 बड़े पारिवारिक खानदानी नेता हैं, वंशवादी राजनीति को आगे बढ़ाने वाले नेता हैं, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, फिर उमर अब्दुल्ला, इसी तरह मुफ्ती परिवार भी है। तो इतने दिग्गजों के इस लोकसभा चुनाव में मात खाने के पीछे क्या वजह लग रही है आपको? एक तो देखिए मंजीत जी, सबसे पहली बात ये है कि ये दोनों पार्टियां जो थी, पीडीपी और नेशनल कांग्रेस, ये दोनों इंडिया अलायंस का हिस्सा थी। हाँ। और लगातार वो प्रचारों में भी थे, इलेक्शन से पहले तक दोनों इकट्ठे थे, लेकिन इलेक्शन आते ही दोनों अलग अलग हो गए और एक दूसरे के मुखालिफ में खड़े कर दिए उम्मीदवार। नतीजा ये हुआ कि कोई तीसरा फ़ायदे में चला गया। 2 सीटें जो हैं बीजेपी की वो उनकी पुरानी हैं, वो उनके उसके हिस्से में जो पहले भी गई थी और इस बार भी गई हैं। एक लद्दाख में जो है निर्दलीय भी आगे चल रहे हैं, नाम है उनका मोहम्मद हनीफ। तो जहाँ तक इन दोनों स्टालवर्ड्स की बात है, वोटर वतनी ही हैं, समर्थक इनके वैसे ही हैं। अब कोई तीसरा आ जाता है तब इनकी जो है स्थिति ख़राब हो जाती है। अगर ये दोनों लड़ रहे होते इकट्ठे अलग अलग होकर के, इंडिया अलायंस के साथ मिल कर लड़ रहे होते, तो शायद जो है ये नौबत नहीं आती, क्योंकि इनके वोटर्स बढ़ चुके हैं। इस वजह से कोई तीसरा ले गया। अब देखिए, अब जिसकी बात इंजीनियर की बात कर रहे हैं वो तो अभी जिनका नाम लिया उन्होंने, वो तो जेल में बंद है और उस पर टेररिज्म के चार्जेस हैं। तो पब्लिक अब ये देखिए कि वहाँ किसको वोट जा रहा है। महबूबा अब्दुल्ला की जगह पे उसको इंजीनियर को चला गया। हाँ। तो इसलिए कह सकते हैं हम कि कोई तीसरा विकल्प मतदाताओं ने ढूंढा और अपने हिसाब से। लेकिन टेररिज्म के चार्जेस हैं, अगर वो मुख्य धारा की राजनीति में आना चाहते हैं तो क्या उनका स्वागत नहीं होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए, बेशक होना चाहिए। पर आप दोनों के बारे में बात कर रहे हैं जो वहाँ के नामचीन चेहरे हैं, 2 राजनीतिक परिवार हैं, उनकी ये दशा है। दोनों राजनीतिक परिवार घर, जिस तरह से रिजल्ट है उसके हिसाब से दोनों घर बैठने वाले हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो आगे उनकी राजनीति कैसे चलेगी, पर ये उनकी गलती से हुआ। अगर वो अलायंस में शामिल होते, सीटों का बंटवारा अलग अलग करने के बजाय दोनों इकट्ठे लड़ रहे होते, तो शायद जो है ये नौबत नहीं आती। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जिन 2 सीटों पर आगे चल रही है उनमें से एक है उधमपुर सीट, जहां से डॉक्टर जितेंद्र सिंह करीब 92,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे हैं जुगल किशोर जो जम्मू सीट से हैं और वो करीब 1,30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की तरफ अगर हम चलें, पश्चिम बंगाल में एक नई तस्वीर उभर के आई जो एग्जिट पोल के हिसाब से। एग्जिट पोल में हमने देखा कि 31 सीटें करीब बहुत सारे पोलस्टर्स ने भारतीय जनता पार्टी को दी थी और तृणमूल कांग्रेस को कम दिखाया था। स्थिति उलट गई है, ऐसा कैसे हुआ? मंजीत जी शुरू से यही कहते आए कि एग्जिट पोल को दिखाने वाले और देखने वाले दोनों इस बात को अलर्ट किया जाता है कि ये 100% दुरुस्त नहीं हो सकता। हाँ। और ज़रूरी नहीं कि हर बार एग्जिट पोल दुरुस्ती हो। और फिर दूसरा पहलू ये है आपका कि अभी शाम 8 बजे तक तस्वीर साफ़ होगी, तो ये बहुत सारा उतार चढ़ाव जो चल रहा है उसमें और क्लियरिटी आएगी। लेकिन बंगाल की पॉलिटिक्स बहुत मुश्किल है, जिस तरह कश्मीर का होता है उस तरह बंगाल का होता है। हाँ। एक कैडर बेस्ड पार्टी होती है, जैसे पहले CPM थी। हाँ। उनका कैडर बहुत स्ट्रॉन्ग था और कहीं ना कहीं वही कैडर अब
तृणमूल कांग्रेस में आ चुके हैं। तो वो उनका जो कल्चर है वो चल रहा है, उनकी पकड़ बहुत स्ट्रांग है, उनकी आम जिंदगी पे इतना असर है सियासत का कि वहाँ पर कि एक सीट की या एक उसका हार जीत का पूरे इलाके में, पूरे ख़ानदान पे सबका सोशल इफेक्ट पड़ता है। तो उसको काटना बहुत मुश्किल होता है। और अगर बीजेपी ने ये काम कर दिया है या कर रही है तो बहुत बड़ा काम है, लेकिन बहुत मुश्किल चीज़ होती है ये कि वहाँ पर उस तरह विदाउट कैडर के आप इतनी बड़ी चोट पहुँचा सकें, पहुँचा सकें। तो यही है कि आप 8 बजे तक तस्वीर क्लियर होगी तो मालूम होगा क्या तस्वीर सामने निकल के आती है। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बीजेपी के 18 सीटें अगर वो उन्हीं को, हाँ, अगर वो उनको ही वापस हासिल कर ले तो मेरे ख्याल में कामयाबी होगी। अच्छा हाई साहब, अभी जो हम लोग देख रहे थे पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं फरीदी साहब से। फरीदी साहब बंगाल के हैं। जी जी जी। तो फरीदी साहब बंगाल की इनकी बंगाल की जी, ठीक है, तो उतना जड़ भी काफ़ी होता है ना। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ बहरामपुर एक सीट है, इसमें हम हाशमी साहब की राय भी लेंगे। बहरामपुर सीट में बहुत बड़े क्रिकेटर, दिग्गज क्रिकेटर रहे यूसुफ पठान। वो यूसुफ पठान साहब अभी 21,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में उनके नेता भी रहे हैं, हाँ, तो वो जो है वो पीछे चल रहे हैं, वो 21,000 वोट से पीछे चल रहे हैं दूसरे नंबर पे। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो डॉक्टर निर्मल कुमार साहा, वो तो 64,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो ये दो दिग्गजों की लड़ाई, तृणमूल कांग्रेस की जो अपनी साख है, ज़मीनी साख है, ममता बनर्जी का दांव है, और यूसुफ पठान का करिश्मा है जो पॉपुलर। तो क्या ये मिल करके एक नया समीकरण वहाँ पैदा किया, या लग रहा था कि नहीं तृणमूल में किसी को भी उतार दे तो जीत जाएगा? नहीं, लग तो ऐसा ही रहा है कि ये वो चूँकि क्रिकेटर हैं और मगरबी बंगाल में ज़ाहिर खेलों का बड़ा शौक़ है लोगों को, फुटबॉल के बाद क्रिकेट का ही नंबर आता है। तो ममता बनर्जी, उनको ख़ास तौर से पता भी नहीं था जिस वक्त वो उनको वहाँ से उठा के लाई घर से, और ये कहा गया कि भाई आपको लड़ना है, उन्होंने कबूल कर लिया कि जब उनको खुद पेशकश की गई। तो लेकिन अब इलेक्शन में है और इलेक्शन का गिनती चल रही है, काउंटिंग चल रही है। अभी मैं देख रहा था दरअसल, चूँकि हम लोगों को थोड़ा सा हमारा अपना मुस्लिम्स का, माइनॉरिटी का एक ख़ास इंटरेस्ट है हमारे अपने इस आवाज़ वॉइस के प्लेटफॉर्म से। तो मैं देख रहा था सुबह से काफ़ी कि क्या क्या हो रहा है। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना फ्लक्चुएशन है कि अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि आगे होंगे वो या पीछे। 20,000, हाँ बिल्कुल। क्योंकि एक वक्त ये आ गया था कि सुबह नरेंद्र मोदी जी भी कहीं एकदम आ गया था, तो उनका नहीं ट्रेलर है भाई, ये कुछ नहीं है। तो ऐसा होता है, लेकिन अभी हम यकीन नहीं कर सकते कि ये पठान साहब जो है ना, बहरामपुर से यूसुफ पठान, क्योंकि और भी कई कैंडिडेट हैं हमारे उर्दू उसके क्या नाम है, मुस्लिम उसके। अब जैसे कैराना से इकरा हसन, आगे कैराना हम लोग बाद में जाएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में। तो बहरहाल ये जो है ना, अभी इसका खुलकर नहीं कहा जा सकता। मेन था कि ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को जब लाए खड़ा किया सामने, तो एक तरह से यूसुफ पठान को तोप के सामने खड़ा कर दिया गया। अच्छा, अधीर चौधरी, अगर आप हार गए तो कोई बात नहीं, तोप के सामने उड़ा दिया गया। और अगर आपने तोप को नाकारा कर दिया तो भाई आप तोप उलटने वाले हो गए। तोप चिंता में है, तो तोप चिंता है बार बार। जब इरफान पठान जब आगे निकल जाते हैं तो तोप चिंतित हो जाता है, यूसुफ पठान जब आते हैं तो चिंतित हो जाता है। लेकिन इलेक्शन में ऐसा हुआ है कि बड़ी तोपें अक्सर गिरी हैं ऐसे। लेकिन अभी डिफरेंस जो है ना ज्यादा का नहीं है। आपको लग रहा है कि जाइंट किलर साबित हो सकते हैं? लेकिन मार्जिन का जो अंतर होगा ना, जो अंतर होगा वो कम होगा। जिस तरह से फ्लक्चुएट हो रहा है ना, वो 5,000 के वोट से भी कोई जीते तो जीते। चलिए इस पे हम बात करते हैं कि अभी जो ताज़ा आंकड़े हैं, तृणमूल कांग्रेस की 1 सीट कम हुई है रुझानों में। 11 पे भाजपा है, यानी 10 पे थी, अभी 1 पे आ गई। कांग्रेस 1 पे, यानी अधीर चौधरी पीछे ही चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मुसलमान वोट जो है लगभग 30% के आसपास है। देखिए जनगणना ही हुई है, जनगणना के हिसाब से तो 27-28% है, लेकिन अंदाजा लोग लगाते हैं कि 30% के आसपास हैं। वो कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं विधानसभा चुनावों की बात जरूर करूंगा। विधानसभा चुनाव जब हुए पिछली बार वहाँ पे स्टेट में 2021 में, तब जो नॉर्थ बंगाल है जहाँ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहाँ के मुस्लिमों ने, ऐसा कहा गया, CSDS के आंकड़ों में कहा गया कि उन्होंने टैक्टिकल वोटिंग की, एक मुश्त वोट तृणमूल को दिया। क्या इस बार भी वो लोकसभा में देखने को मिलेगा? देखिए, ये मेरे ख्याल से सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, ये सारी जगहों पे जहाँ पे अगर आप CSDS का जिक्र किया आपने, वहाँ 71% हिंदू है, 27% मुसलमान हैं। इसी तरीके से केरल में भी है, 55 और 27 आंकड़े हैं पूरे। जब चर्चा होगी फिर उसका हम लोग उस पर जिक्र करेंगे। मुसलमान, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कई चुनाव से मुसलमान एक सोची समझी रणनीति के हिसाब से वोट करता है, इसलिए वो उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल सामने नहीं आती है।
और अभी ये सोचा जा रहा था, ये समझा जा रहा था कि जिस तरीके से मुस्लिम उम्मीदवारों को उम्मीदवारी कम दी जा रही है, मुसलमानों को उम्मीदवारी कम दी जा रही है, तो शायद मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे और वो फिर इधर उधर वोट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया, एक तो पहली बात अपनी नाराज़गी कि वो नाराज़ हैं, और उन्होंने तय कर रखा था कि मुझे कहाँ वोट डालना है, वो उनके साथ गए। अच्छा, ये भी देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम वोटर्स ये भी देखते हैं कि जो 2-3 में से कौन जीतने वाला है, फिर वो उसको वो दे देते हैं विनेबिलिटी के आधार पर। असल बंगाल है ना मंजीत, तो वो जी बताइए। बंगाल में जो एक इमोशनल पॉलिटिक्स होती है ना, उसकी वजह से ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अपर हैंड ले जाती है। इमोशनल जो इतना होता है कि मारपीट भी कर बैठते हैं, खून खराबा वादे जो होते हैं ना, जैसे कि ममता बनर्जी मुसलमानों के मामले में आप कुछ मत करो, बोल दो, तो ममता बनर्जी ने कुछ बोल दिया ना, तो उस बोलने की अहमियत हो जाती है, चाहे वो करे ना करे बाद में। तो वो वादे जो होते हैं और जो किसी भी इशू पे बहुत तेज बोल देना, ऊंची आवाज में बोल देना किसी के लिए, उसका असर पड़ता है बहुत ज़्यादा। और यही वजह है कि अब तक वो वहाँ का जो मुस्लिम वोट है ना, वो उसको समझिए वो सबसे स्ट्रॉन्ग वोट बैंक जो है वो उन ममता बनर्जी का है। यहाँ फरीदी साहब की बातचीत में मैं चूँकि मगरबी बंगाल से मुताल्लिक़ चल रही है और ख़ास तौर से ममता बनर्जी, तो मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा। अभी पिछले दिनों की खबर थी, मदरसे के लोगों को जो मंजूर शुदा हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिली थी, तो ममता बनर्जी के खिलाफ मुजाहरा भी हो रहा था। और भी इसी तरह की। अच्छा, ममता बनर्जी ने बहुत पहले जब वो आई थी ना सत्ता में, शुरू में, तो उन्होंने कहा था कि जो मस्जिद में जो मुअज्जिन होते हैं, इमाम होते हैं, उनको वो तनख्वाह देंगी। तो ये बिल्कुल सही है और उनको वो देती भी हैं तनख्वाह। लेकिन कहीं पर अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है तो लोग मुजाहिरे भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको बैलेंस किया उन्होंने। उसको बैलेंस मौसम वाले मामला जब उठा, तो उसके बाद उन्होंने हाशमीदा दुर्गा पूजा में दुर्गा पूजा की जो कमेटीज होती हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से फंड दिलवाए थे 70,000 रुपए। हाँ, तो उन्होंने रजिस्टर्ड, तो वो इस चीज़ से बहुत माहिर। मेरे ख्याल से जो है ना, मुस्लिम वोटर्स पे एक अलग से अध्ययन की ज़रूरत है कि अगर जज्बाती तौर पे मुसलमान दे देते हैं किसी एक पार्टी को कि चूँकि वो उस तरह से बात कहती है पार्टी, तो वो उसको वोट दे देते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल का उदाहरण दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पे सीधा आरोप है कि मुस्लिम मुद्दे पे बोलती नहीं है। और अभी सबसे ज़्यादा उसकी सीटें आती दिख रही हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अभी जो आप जानते हैं जो स्थिति है, अगर हमारे पैनल के लोग अगर वो ग्राफिक्स दिखाएं, कुछ सीटें हैं जो जिस पर मुस्लिम बहुत ज़्यादा लोग हैं, और समाजवादी पार्टी अभी 35 सीटों पर आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी उससे पीछे है, 34 सीटों पर आगे है। कांग्रेस जो कि इंडिया गठबंधन को अगुवाई कर रहा है समाजवादी पार्टी के साथ, 7 सीटों पर है। राष्ट्रीय लोकदल जो एनडीए के साथ है वो 2 सीटों पर है, और अपना दल जो है वो 1 सीट पर है। तो कुल मिलाकर के जो स्थितियां बन रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि अभी 2:15 बजे भारतीय जनता पार्टी पीछे है, क्योंकि हम लोग ये देख रहे थे कि एग्जिट पोल में कोई बता रहा था 70 सीटें, कोई 72 सीटें, तो ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के मामले में अभी 2 बजे एग्जिट पोल गलत साबित हो रहे हैं। हाशमी साहब, हाँ, अभी जैसे उन्होंने अपनी बात की शुरुआत ही की थी कि एग्जिट पोल पे पूरा यकीन नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए? और 100 पर देखिए, एक तो पहली बात ये है कि वो रैंडम सैम्पलिंग होती है। ठीक है। अगर सैंपल लेने वाला अगर कोई गड़बड़ कर गया, अगर धूप अगर 45 डिग्री और 47 डिग्री है, तो पता नहीं वो गया भी होगा कि नहीं गया होगा। ये भी हो सकता है। तो लेकिन एक कंपनी का, एक एजेंसी का जो फर्रा लेकर घूमता है, गर्मी सबके लिए भाई साहब। अच्छा। गर्मी सबके लिए है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ मैं कुछ और बातें जोड़ूंगा इसमें, पहले इनको बात पूरी करनी। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि गर्मी सिर्फ एक एजेंसी वाले को लगेगी, दूसरे एजेंसी वाले को नहीं लगेगी। तो गर्मी जो है वो एग्जिट पोल पे तो कभी भरोसा नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश में ये तो वाकई अध्ययन का मामला है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो गया, किस तरह की आंधी चली कि अचानक जो बीजेपी की इतनी स्थिति खराब हो गई। खासतौर से जब हम देख रहे थे, अभी को मुझे पता नहीं, लेकिन वहाँ से भी, अयोध्या से भी बीजेपी का कैंडिडेट, फैजाबाद से जो है उनका कैंडिडेट बीजेपी का, वो पीछे चल रहा था। तो ये मतलब ये अलग से एक विषय है जिसमें अध्ययन होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस का और एसपी का जो गठबंधन हुआ है, मेरे ख्याल में उसमें मैं इस पे आऊंगा पहले इनकी बात जी, वो मैं सैंपल की बात करना चाह रहा था। सर्वे का मामला ये है कि हालांकि ये एक अलग से मुद्दा है और बड़ा तवील है, इस पर काफ़ी बहस भी होनी चाहिए और उसके स्टैंडर्ड भी तय होने चाहिए। हमारे हिंदुस्तान नहीं, बाकायदा
साइंस है वो तो। नहीं, साइंस है, तरीके उसके अलग अलग हैं। मैं हिंदुस्तान में ये है अभी तक इस सर्वे का मामला जो है ना, एग्जिट पोल जिसकी बात हम कर रहे हैं, मैं उसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहता था, क्योंकि एक तो ये है कि ऐसे ही वो सही है गलत है ऐसा नहीं है, क्यों सही है और क्यों गलत है, उसका तो सैंपल साइज होता है। सैंपल साइज होता है, लेकिन उसमें हिंदुस्तान में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ये लोग छुपा के रखते हैं, हिडन होती हैं। उसमें न ये बताते हैं कि किससे लिया गया है, जिससे इन्होंने बातचीत की है, उसकी हैसियत क्या है, और उसके अलावा कहाँ, मतलब हर उनको अपनी वेबसाइट पर हर चीज को शो करना पड़ता है। नहीं, सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं जरा सा मेरी बात हो जाने दीजिए ना मुकम्मल। जबकि दूसरे मुल्कों में, यूरोपियन कंट्रीज में, मिसाल के तौर पर अमेरिका है, 550 कंपनीज हैं, है ना, वो उसमें हिस्सा नहीं लेती इलेक्शन कैंपेन में। यहाँ बहुत सी सर्वे वाले जो हैं वो इलेक्शन उसमें भी हिस्सा लेते हैं, तो वो सही सामने नहीं। अच्छा, ठीक है। मैं सैंपल सर्वे से थोड़ा सा एक बात कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि सैंपल सर्वे जो है ना, वो एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, और उसमें उम्र के हिसाब से, जाति के हिसाब से, धर्म के आधार पे सब कुछ महिला पुरुष सब मिला करके वो सैंपल सर्वे होता है। वो सोशल साइंस है वो, बिल्कुल। आप उसको इस तरह से आप नकार नहीं सकते। ये अलग बात है कि आप अगर आपने सैंपल लेने में गड़बड़ करी तो रिजल्ट एक्यूरेसी पर तो सवाल। अच्छा, मैं फरीदी साहब आपके पास आ रहा था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न ये है कि 10 साल लगातार सरकार चलाने के बाद सत्ता विरोधी रुझान, जिसको हम लोग एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहते हैं, क्या वो इतना तगड़ा रहा कि अब की बार 400 पार के नारे के बावजूद, उत्तर प्रदेश की बात सिर्फ कर रहा हूँ, कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने एक तरह से जो करिश्मा था, मोदी खुद वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, योगी जो कि बहुत बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, वो भी उसको समाजवादी पार्टी, क्योंकि अभी हमारे हिसाब से समाजवादी पार्टी आगे है। बेशक उसमें देखिए मंजीत, मेरे ख्याल में एक बड़ा फैक्टर जो था वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मिलना था, हाथ मिलाना था। और दूसरा ये होगा कि यूपी के मुसलमानों को कुछ बेचैनी थी बीजेपी की हुकूमत की तरफ से, जो अलग अलग शक्ल में, चाहे वो हुकूमत के लेवल पे वो चीज़ें ना होती हों, लेकिन ज़मीन पे जो होता है उसका असर ज़रूर पड़ता है। तो उनको ऐसा लगता होगा कि राहुल और अखिलेश के हाथ मिलाने से उनको ऐसा लगता होगा एक अल्टरनेटिव सामने हमारे आया है। तो सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सियासी खौफ पैदा करती हैं, जो चाहे वो सोशल मीडिया से पैदा हो या सड़क के होने वाले वाक़यात से पैदा हो। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुसलमानों को एक तरफ उनको वोट देने पे मजबूर किया होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ है। वरना देखिए, हुकूमत के खिलाफ अगर कहते हैं 10 साल बाद असर जाएगा, तो यूपी के अलावा बाकी स्टेट से भी नजर आना चाहिए। नजर आया है, गुजरात में भी 2 सीटें, गुजरात में, राजस्थान में, थोड़ा तो गुजरात में ज़्यादा नहीं, 2 सीटों पे मतलब कम है, 2 सीटें कम है, कांग्रेस 2 सीटों पे आगे चल रही है। राजस्थान, यूपी की इतनी उम्मीद नहीं थी जी, यूपी की उम्मीद नहीं थी। अच्छा, उम्मीद तो उड़ीसा से बहुत ज़्यादा है। हाशमी साहब, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी 19 सीटों पे, 21 सीटें हैं टोटल, 19 सीटों पे आगे चल रही है। 1 सीट पे बीजू जनता दल लगातार लंबे समय तक, नवीन पटनायक वहाँ पर, क्या वो जो कांपते हुए हाथ वाला वीडियो था जिसमें उनके पांड्या जो है वो उनका हाथ पकड़ के पीछे कर देते डेस्क के, क्या वो एक फैक्टर रहा? वो एक कई फैक्टर्स में से कि तबीयत खराब है, नवीन पटनायक अस्वस्थ हैं, या बहुत जो एंटी इनकम्बेंसी बाकी जगहों पे भाजपा के खिलाफ दिख रहा है वहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि राज्य विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं और उसके नतीजे भी आ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है, बल्कि बहुमत के करीब है। नहीं, वो बड़ा है, बड़ा फैक्टर है वो, सत्ता विरोधी रुझान जो है ना, वो बड़ा फैक्टर है। और लंबे समय तक कोई भी सरकार अगर रह जाती है तो उसके बाद जनता उब सी जाती है, उनको लगता है कि नई सरकार आएगी तो कुछ नया मिलेगा, परिवर्तन चाहिए, हमेशा परिवर्तन की तलाश में रहते हैं, और परिवर्तन हमेशा अच्छा लेके आता है। तो जनता को निश्चित है, देखिए, जहाँ तक उनकी तबीयत ख़राब होने की बात है तो वो तो बात सही है कि तबीयत ख़राब थी, लेकिन ये ऐसा नहीं कि उस फोटो पे कोई वोटिंग कर लेगा, ऐसा नहीं है। असल ये है कि आप काम क्या कर रहे हो उस पर निर्भर करता है। अगर आप पूरा रुझान देख लें और अगर आप उसके जड़ में जाएं तो आप स्टेट वाइज देखें, अगर हरियाणा में जाते हैं तो वहाँ की अगर सरकार है बीजेपी की तो उससे क्या नाराज़गी है उसका भी असर देखिएगा। उत्तर प्रदेश में है वहाँ उसका जो क्या असर है उसको भी देखिएगा। इन सब चीज़ों को मिला करके फिर एक मुकम्मल एक तस्वीर बनती है, कारण बनते हैं। तो वैसे ही अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग कारण। हई साहब, हम लोग ये मान के, अभी जैसे इन्होंने कहा कि फैक्टर्स बहुत सारे काम करते हैं, जैसे मुख्यमंत्री का नाम लिया उन्होंने, हरियाणा में मैं देख रहा हूँ अभी नंबर्स है 5-5, यानी 5 कांग्रेस 5 भाजपा।
क्या आपको ऐसा लगता है कि जो लोकल मुद्दे होते हैं, क्या नाली, बिजली, पानी, खड़ंजा, सड़क, इसके आधार पर लोकसभा चुनाव के वोट डाले जाते हैं, या राष्ट्रीय मुद्दा कुछ ऐसा बदलाव कर रहा है? हरियाणा में क्यों 5x5 है, पाँच इसके 5 उसके? आमतौर पर पार्लियामेंट के इलेक्शन में नेशनल जो इश्यूज होते हैं दरअसल वही उठाए जाते हैं, ज़्यादा जोर उन्हीं पर होता है। बाकी पार्टीज़ की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। जैसे उन्होंने देखा है कि भाई लोकल में विद इन दी हरियाणा खट्टर की पोजीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, लोग पसंद नहीं कर रहे थे उनको, फ़ौरन तब्दीली के बाद उनको लाए। तो अब जो लोकल उन्होंने लाया आदमी असेंबली का, उसको थोड़ा सा ज़्यादा अहमियत लोग देने लगे कि भाई नया आदमी, जैसे अभी हाशमी साहब ने कहा कि नए आदमी से लोगों को उम्मीद होती है। हरियाणा में क्या फैक्टर, आप तो हरियाणा के रहने वाले हैं। नहीं, देखिए, जो नया जो बदलाव हुआ वो भी लोगों को पसंद नहीं आया। हाँ। ठीक है, अगर पसंद आया होता तो वो फिर अल्पमत में नहीं जाती सरकार। हाँ। अभी हरियाणा की सरकार अल्पमत में है। दूसरी बात है कि खट्टर साहब का अगर जिक्र करें तो उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो कुछ जातियों को पसंद नहीं आए। ठीक है, और जो दूसरी सरकार आई उसने भी उस चीज़ को दोहरा दिया। तीसरी बात जो मैं बार बार कहता हूं कि खट्टर सरकार में विकास जिस तरह से पिछली सरकारें करती रही थी वो नहीं दिखा। और आज अभी अगर आप देखें, हालांकि लोकल मुद्दे आप कह रहे हैं कि काम नहीं आते, लेकिन मैं कह नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। हाँ, लोकल मुद्दे भी कभी कभी असर कर जाते हैं। हाँ। जैसे 60%, लगभग 60% रेवेन्यू जो है गुड़गांव से हरियाणा सरकार को जाता है। लेकिन अगर आप वहाँ बिजली पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था सही नहीं करेंगे, आप जो देखते हैं हाईवे या जो नया गुड़गांव देखते हैं वो गुड़गांव नहीं है, गुड़गांव उसके पार है। अगर वहाँ पे बुनियादी चीज़ें नहीं हैं तो सवाल तो पूछा जाएगा आपसे, तो वो सवाल पूछे गए और वो उसका वोट पे असर दिखा। अब अगर असर नहीं होता तो करनाल के रहने वाले हैं खट्टर साहब, करनाल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ भी उनकी स्थिति सही नहीं है। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि काम, ऐसा नहीं है कि काम नहीं देखा जाता, काम देखा जाता है। आप काम क्या कर रहे हैं उसका असर पड़ता है। अच्छा, तो आपने विकास भी नहीं किया, रिश्ते भी सही नहीं रखे। अच्छा, फरीदी जी को मैं ना ले चलता हूँ। अभी तो हम लोग नॉर्थ इंडिया में घूम रहे थे, दक्षिण भारत लेके चलते हैं आपको। वहाँ पर केरल ले चलते हैं। केरल जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वहाँ पर एक सीट पर, यानी तिरुवनंतपुरम पर थोड़ी देर पहले तक राजीव चंद्रशेखर जो है वो आगे चढ़ रहे थे और वो शशि थरूर पीछे चल रहे थे। अभी शशि थरूर थोड़ा आगे हो गए हैं, चंद्रशेखर पीछे हो गए। और अभी जो है सुरेश गोपी जो हैं वो त्रिशूर सीट पर वो करीब 75,000 वोट से आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केरल में पांव कैसे जमा लिए? नहीं तो मंजीत, कोई भी काम बगैर मेहनत के तो नहीं होता है मेरे ख्याल में। मेहनत तो की है बहुत। पूरा फोकस ही जैसे कर्नाटक और केरल के ऊपर था पहले से। तो उसका असर नतीजा सामने आएगा। देखिए, शुरुआत हो जाना बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आपको याद होगा बीजेपी खुद 2 सीटों से शुरू हुई थी और कहाँ पहुँच गई। तो अगर वो एक सीट भी नहीं कमा निकलती है तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। रोड बनाना कहते हैं ना, कदम रख दिया, तो जब कदम रख दिया तो फिर आगे का सफ़र आसान हो जाता है। तो कदम रखने में कामयाबी है। देखिए, 1 to 1 जो है बीजेपी का जो काम करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं डोर टू डोर 1 to 1 वाला जो है ना, उस बहुत कसर दिखाता है वो। और ये चीज़ पब्लिक से करीब जाके बात करने में बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलतफहमियाँ होती हैं और दूर होती हैं, तो उसका असर नज़र आया होगा, ये नज़र आ रहा है। अच्छा, ये कदम रख देना बहुत बड़ी बात होती है। अभी हई साहब के पास, हई साहब दिल्ली वापस लौटते हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं और 7 पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। एक सीट जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी वो थी मनोज तिवारी वाली सीट, जिसमें कन्हैया कुमार लड़ रहे थे। बड़ा कहा जाता है कि वो तगड़ी फाइट है, ये है वो है, लेकिन मनोज तिवारी बहुत सुरक्षित तरीके से आगे चल रहे हैं, पहला। दूसरा, चांदनी चौक में प्रवीण खंडेलवाल भी आगे चल रहे हैं, जिन पे लग रहा था कि कांग्रेस के अग्रवाल साहब जो है वो उनको कुछ देर पहले तक तो आगे चल रहे थे। अभी प्रवीण खंडेलवाल वो भी सुरक्षित मार्जिन बना के आगे चल रहे हैं। दिल्ली में क्या हुआ? नहीं, दिल्ली में तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की वर्किंग का बड़ा असर पड़ता है। उसके अलावा जो मतलब एक अच्छी पहुंच है आवाम तक, ऐसा नहीं है कि फिर अभी यानी देखा जाए तो गवर्नमेंट से ज़्यादा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की उसको रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नर, उस पर ज़्यादा मतलब उनका वो रहता है कि भाई ये मौजूद हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ा जो सबब यहाँ का है वो कारोबारी तबके का है। कारोबारी तबका हमेशा जो है वो बीजेपी को पसंद करता रहा है और उसको वोट करता रहा है। और चूंकि ये वही पार्लियामेंट की बात आती है, पार्लियामेंट चूंकि सेंटर से बिलोंग करती है
और दिल्ली ये इलेक्शन सेंटर से ज़्यादा रिलेट करता है, ज़्यादा उसके वो होते हैं, इसीलिए असेंबली में जाहिर चाहे अलग उनकी क्या नाम है 3 सीटें ही सही बीजेपी की, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मतलब कांग्रेस और आपका यूनिटी है वो लोग नहीं बात हाँ मतलब वो उसको मिलकर भी नहीं कर सकते। अच्छा, समाजवादी पार्टी के बाद फिर से हम उत्तर प्रदेश पे लौटते हैं, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, कैराना है और ऐसे रामपुर है और अमरोहा है। कम से कम ये 3 ऐसी सीटें हैं, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि संभल है, रामपुर है, सहारनपुर है, गाजीपुर है। इन सब जगह पर लगभग समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। क्या वजह हो सकती है? समाजवादी पार्टी में वही तो कह रहा हूँ कि ये अध्ययन का विषय है, जहाँ एक तरफ पश्चिम बंगाल में फरीद साहब कह रहे थे कि वो जज्बाती मुद्दे उठा देती है ममता बनर्जी और बहुत जनता उसके पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ मुसलमानों की नाराज़गी है, अच्छा, कि अखिलेश यादव नहीं बात करते मुसलमानों के मुद्दे पे। यहाँ तक कि उन्होंने उम्मीदवार भी कम दिए, सबसे ज़्यादा उम्मीदवार दिया बसपा ने, बावजूद इसके भर भर के वोट उनको मिल रहे हैं। तो एक मुस्लिम वोट को लेकर के एक जिक्र, उस पर एक चर्चा, एक अध्ययन की ज़रूरत है कि मुस्लिम वोटर क्या सोचता है। टेक्निकल वोटिंग कहते हैं बिल्कुल। हम इसको जीतने वाले कैंडिडेट को इसको हम आसानी से कह सकते हैं। लेकिन अगर आप पीछे देखें, आंकड़े देखें अगर आप, तो 4%, 14 के चुनाव में 4% मिले थे मुसलमानों के वोट, 8% मिले थे 2019 के में वोट। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वोट नहीं मिले। कितना मार्जिन सुरक्षित माना जा सकता है अभी इस स्टेज पे 2 बजे दिन में? अभी इकरा हसन जो हैं वो 72,000 वोट से आगे चल रही हैं, लगभग 73,000 से। कितने राउंड बाकी हैं ये देखना जरूरी है। लेकिन फिर भी एक अभी 2 बजे तक ये जीत के करीब है, जीत के करीब है। और रामपुर में मुहिबुल्लाह जो हैं वो भी 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। वो लगभग गैर सियासी होने का फायदा हुआ है। मौलवी हैं, दिल्ली से गए हैं। और संभल में जियाउर रहमान हैं जो 64,000 वोट से आगे चल रहे हैं। ये भी मतलब मार्जिन ठीक ठाक है, जीतने वाला मार्जिन है। मेरठ में कांटे की टक्कर है, अरुण गोविल जो है वो 7,000 वोट से पीछे चल रहे हैं, और सुनीता वर्मा आगे चल रही हैं। और अगर हम लोग मुस्लिम वोट्स के, या सुल्तानपुर में मेनका गांधी कैसे पीछे हो गई? सुल्तानपुर में और स्मृति ईरानी भी पीछे चल रही है। ये तो मतलब ये अच्छे ऐसे चेहरे हैं, जाना पहचाने चेहरे हैं कि इनको पीछे नहीं होना चाहिए था। अब अभी तो इन्होंने काम भी किया था। अच्छा, होना नहीं चाहिए था भाई, मतलब मतलब उम्मीद के हिसाब से जिस तरह से उनको दिया गया था। अगर हम कह रहे हैं कि मुसलमान सोच समझ के वोट कर रहा है, तो अमेठी में भी तो हैं ये, और ये हज कमेटी की ओवर कॉन्फिडेंस का मसला भी आया था ना। इलेक्शन प्रचार गारंटी नहीं लेना चाहिए वोटर्स को। ये तो किसी भी उम्मीदवार के लिए, ऐसे सिर्फ 2 के लिए नहीं कह सकते कि हाँ भाई जीत जाएगा। 2 के तो नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी ने वो सीट छोड़ दी थी, तो लोगों को इस बात का यकीन हो गया था कि अब यही जीतेंगी। मेरा मसला ये है। नहीं, ये तो था। लोग ये भी कह रहे थे कि जब राहुल गांधी ने वहाँ से उम्मीदवारी नहीं करी तो लोगों ने उसको बहुत ट्रोल भी किया कि आप तुम भाग गए छोड़ करके, तुमको यहाँ से लड़ना चाहिए था। मेरे ख्याल से उन्होंने भी सोच समझ के किया था। क्या पता आने वाले समय में हम प्रियंका गांधी को भी उस सीट पे देख पाएं। हाँ, अच्छा, अभी मैं दर्शकों को बता दूं कि लोकसभा के चुनावों की जो मतगणना चल रही है, उसके साथ साथ 2 राज्यों में विधानसभा चुनावों की मतगणना भी चल रही है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी 132 सीटों पर आगे है। कुल सीटें हैं 175, यानी इसको आप प्रचंड बहुमत कह सकते हैं। जेएनपी जो है वो 21 सीटों पर, और वाईएसआर कांग्रेस जो है 15 सीटों पर, और बीजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है। इसी तरह उड़ीसा में 147 विधानसभा सीटें हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी 76 सीटों पर लीड कर रही है। बीजू जनता दल 53 सीट पर लीड कर रही है। कांग्रेस 16 सीट पर लीड कर रही है। माकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर, और 1 पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। तो ये अभी विधानसभा चुनावों में चल रहा। इनका तो तेलुगु देशम पार्टी के साथ एक गठबंधन भी है, एनडीए में है ये लोकसभा चुनाव। हाँ, तो मान के चलिए कि वहाँ पे बीजेपी की सरकार बन रही है और वहाँ पे बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी को कम से कम 2 लड्डू तो आ ही गए हाथ में। तो ये मान के चलिए जिस तरह का बहुमत है, उनकी सरकार जो है बननी है। हम लोग असम की बात बहुत देर से नहीं कर पा रहे हैं। असम में क्या स्थिति लग रही है आपको? असम में एक बदरुद्दीन अजमल साहब की सीट भी है। बदरुद्दीन अजमल साहब फंसे हुए हैं। अच्छा, जीत जाएंगे, लेकिन कांग्रेस से उनको टक्कर मिल रही है। हाँ, और कांग्रेस उम्मीदवार जो है वो आगे चल रहे हैं। दुबरी सीट पर, हाँ, दुबरी सीट की मैं आपको बता दूं, आंकड़े बता दूं। रकीबुल हसन जो है वो
5,26,617 वोट से आगे चल रहे हैं। ये तो कितने भी राउंड करा लें इसको आप पार नहीं कर पाएंगे। और अजमल साहब मतलब दूसरे नंबर पे हैं, उनको सिर्फ अभी तक 2,49,000 वोट मिले हैं, यानी कि अब 7,76,000 वोट और इनका है वोट 2 लाख। तो ये अलग तो नहीं पड़ा सकता, ये फैसला हो चुका है। तो ये इसके पीछे असम में क्या है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? कांग्रेस जीत गई या यूडीएफ हार गई, और उसमें भी बदरुद्दीन अजमल हार गए जो कि अजय माने जाते थे। बदरुद्दीन अजमल का कैरेक्टर जो है ना, ये मुसलमानों की समझ से परे है। कभी वो एक तरफ लगता है कि वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ लगता है कि वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, फिर तीसरी तरफ लगता है कि वो इंडिया अलायंस के पास आ रहे हैं। जब हारने लगते हैं तो फिर वो इंडिया अलायंस की बात करने लगते हैं। अगर आप देखिए उनके बयान देखिए, कांग्रेस और उनके बीच में फाइट हो रही थी, लेकिन फिर भी बयान जो है सो उनके इंडिया अलायंस के लेकर के आ रहे थे। तो वो हमेशा डोल ड्रम में थे, कभी भी इस तरह से वो कांग्रेस के साथ आने की कोशिश नहीं करी ना। उनको अगर आप देखें मंचों पे, तो वो मंच पे भी नज़र नहीं आए। तो ये जनता जानती है। और असम में कुछ ऐसे प्रयोग हुए हैं जो मुसलमान वहाँ का खफा है, ठीक है, उनको लगता है कि बदरुद्दीन अजमल उस प्रयोग का हिस्सा है। अच्छा, तो उसका असर वो आप इतने बड़े मार्जिन में देख रहे हैं। ये बदरुद्दीन अजमल को भी अपना जो डुअल कैरेक्टर है उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ग्रास रूट पे उस आदमी ने काम तो बहुत किया है, एजुकेशन के लिए, सोशली रोजगार के लिए बहुत काम किया है। लेकिन वो ये कि वो डुअल कैरेक्टर है ना, पॉलिटिक्स में जो डुअल कैरेक्टर है वो जनता जनार्दन आप बहुत होशियार है। आप जो है पहले दारू पिला के वोट ले लेते हैं, अब वो नहीं हो सकता। एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। देखिए आप लोग सभी से ये सवाल है, जब हम लोगों ने ये कार्यक्रम 2 बजे शुरू किया था उस समय 292 सीटें एनडीए की थी। उसके बाद बीच में जब हम लोग चल रहे थे तो 300 भी पार हुआ। अभी मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ 294 सीटें एनडीए की टोटल बता रहा हूँ। अगर यही रहा आखिर तक, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की 272 से कम सीटें रहीं, यानी एनडीए की सरकार बने, भाजपा को पूर्ण बहुमत न मिले, अभी हम लोग सिर्फ अनुमान के आधार पर कह रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी की शासन पद्धति में क्या बदलाव आएगा? क्योंकि अभी तक 2014 में भी 2019 में भी प्रचंड बहुमत अकेले दम पर भाजपा लेकर के आई, और कई बार हमने देखा गठबंधन युग का खात्मा हो गया, एक पार्टी पूर्ण बहुमत लेके आएगी। भले ही सरकार एनडीए की थी लेकिन भाजपा को पूर्ण बहुमत थी। तो क्या अब उनके शासन पद्धति में कुछ बदलाव आएगा? असल में मंजीत, मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी का अपना जो एक इमेज है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये जो सिचुएशन अगर पैदा होती है तो मेरे ख्याल में हैंडल करना बहुत मुश्किल नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि वो पार्टी जो साथ में है वो भी समझ रही है कि ये वक्ती हो सकता है। और जो इश्यूज उनके होते हैं नेशनल बेस जो इशू होते हैं ना, कौम के जो मुल्क के ऊपर चलते हैं लेके, वो सब इशू ऐसे होते हैं जिसमें कि छोटी पार्टियों के या उसके टकराव का मसला पैदा नहीं होता है। और ये इंटरनल क्राइसिस जो होते हैं बीजेपी बहुत खूबसूरती से हैंडल करती आई है। तो ये एक फैक्टर है। अदरवाइज क्योंकि अगर बीजेपी सारा फोकस अपने ऐसे इश्यूज पर रखती जिससे प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन नेशनल इशू जो होते हैं वो चाहे इंटरनेशनल मामलात हों, तो उसमें जो मोदी का कद है, जो उसमें जो गवर्नमेंट का रोल रहा है ना, वो बहुत चीज़ें लोगों को जोड़ के रखने में मजबूर करती है। अच्छा, अभी हम बता दे रहे हैं आपको कि असम की बात कर रहे थे हम लोग, तो असम में भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर, कांग्रेस 3 सीटों पर और यूपीपीएल 1 सीट पर आगे चल रही है। तो ये तो असम का मामला था। लेकिन जब हम गठबंधन सरकार की बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है अभी, क्योंकि बयान भी आया, नीतीश कुमार ने कहा कि हम एनडीए में ही रहेंगे और बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि अब उन पे सहसा राजनीति में लोग उन पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, पता नहीं कब किधर चले जाए। तो क्या अभी तो उन्होंने कह दिया कि हम एनडीए में रहेंगे। अभी के हिसाब से, अभी जो आंकड़े मैं देख पा रहा हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे, जनता दल यूनाइटेड बिहार में 40 सीटें हैं कुल बिहार में, जो हमारे दर्शक बिहार से बाहर के हैं उनके लिए बता दूं, उनमें से जनता दल यूनाइटेड 14 सीटों पर आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर आगे चल रही है, लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर लड़ी थी, 5 पे आगे चल रही है, राष्ट्रीय जनता दल पिछली बार 0 सीटें जीती थी, 1 भी सीटें नहीं जीत पाई थी, इस बार 4 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 2 सीट पर आगे चल रही है, माकपा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी MLL ये 2 सीटों पे आगे चल रही है। अब अगर 14 सीट जीत करके जनता दल यूनाइटेड आएगी, नीतीश कुमार के पास 14 सांसदों की ताकत होगी, तो वो क्या सौदेबाजी कर सकते हैं केंद्र सरकार में? देखिए उनका कैरेक्टर जो है ना, मतलब उनकी राजनीति का कैरेक्टर जाहिर है में कि उसमें भरोसा नहीं किया सकता है। इनको जब ये कमज़ोर लगेगा कि ये कड़ी कमज़ोर है, तो वो फिर कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, कुछ शर्तें रखेंगे, कुछ अपने आदमी को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे जहाँ वो पहुँचाना चाहते हैं। तो ये देखने वाला बड़ा दिलचस्प होगा कि वो मांगते क्या हैं।
जब हाँ। सरकार बनने वाली होगी, अभी जिस हिसाब से लग रहा है, अगर वैसे ही रिजल्ट रहा तो तीसरी बार कांग्रेस या बीजेपी आ रही है सरकार में, तो वो सबसे ज़्यादा हो कि उनके 14 जो एमपीज हैं उनके लिए नीतीश कुमार अपने लिए क्या करेंगे, हाँ। वो भी देखना पड़ेगा। जिन स्थिति में वो अभी बने पड़े हैं वहाँ हाँ, पे, हाँ। क्योंकि सेंटर में जब कमज़ोर हो जाता है ना आदमी, तो नीचे तक भी आदमी कमज़ोर महसूस करता है, उसका असर नीचे तक जाता है। तो वो भी एक अलग सेफ जगह की तलाश में होंगे हाँ। कि अब इस उम्र में कोई ऐसी जगह तलाशा जाए जहाँ वो चैन से अपना 5 साल गुजार सके। तो वो सब भी हो सकता है आने वाले समय में, उनको हम दूसरे रूप में भी दे सकते हैं, वो उनकी शर्त भी हो सकती है। हाँ, तो अब एक सीट है मधुबनी की, मैं उस पर आपको भी बताना। मधुबनी में अली अशरफ फातमी जो पहले दरभंगा से इलेक्शन लड़ते थे और बाद में जाकर के उन्होंने इस बार मधुबनी से उनको इलेक्शन दिया गया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो उसमें हम देख रहे हैं कि अशोक कुमार यादव करीब 40,000 वोट से आगे चल रहे हैं, अली अशरफ फातमी जो है वो 40,515 वोट से पीछे चल रहे हैं। ये मधुबनी में, क्योंकि वो इलाका जो है उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी खासी आबादी है वहाँ पर, तो क्या वो भाजपा या गठबंधन वाला हिसाब चल गया वहाँ पे? क्योंकि दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर जो मौजूदा सांसद भी हैं, निवर्तमान सांसद हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। तो क्या वो हवा चल रही है गठबंधन की यहाँ पर, एनडीए गठबंधन की? देखिए, हर सीट पे आदमी वहाँ का अगर हो तो उसको थोड़ा आराम महसूस होता है। अगर आप सीट बदल दें तो उसको फिर दिक्कत हो जाती है। अगर वो दरभंगा में होते तो शायद कुछ बेहतर करने की स्थिति में होते जी। लेकिन जब उनकी सीट बदल दी गई तो वो उस तरह से मेरे ख्याल से ना पब्लिक जानती, हर आदमी, हर जो वोटर होता है वो सोचता है अपने करीब का आदमी हो। हमेशा पैराशूट से उतारा हुआ आदमी पसंद नहीं आता वोटर को। तो अगर आप सीट बदल देंगे तो जनता को भी पसंद नहीं आएगी। हालांकि मधुबनी दरभंगा की सीटें बहुत अगल बगल हैं। हाँ, है तो अगल बगल है और ठीक है, मुस्लिम आबादी भी है, लेकिन आगे एक तो और भी देखना पड़ेगा कि फातमी साहब और इन दोनों के अलावा तीसरा कौन था जो इनके वोट काट रहा था। फातमी साहब की पहचान जो बनी थी और दरभंगा की पहचान जो बनी थी, दोनों एक दूसरे से बनी है। हाँ। अच्छा, मैं एक सवाल आप लोगों से और पूछना चाहता हूँ, पूर्णिया को लेकर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाई साहब आप बताइए। मैं असल में पहले ज़रा सा आपके उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जो आपने पीएम मोदी के सिलसिले में पूछा था। जी, मैं सत्ता विरोधी। हाँ। देखिए, नरेंद्र मोदी जो है ना, बहुत पुख्ता सियासतदान है। वो पहले स्टेट की सियासत करते रहे, वहाँ कामयाबी के साथ, उसके बाद फिर सेंटर में आए। सेंटर में पहले टेन्यूर में जो उनकी पॉलिटिक्स थी, जो उनकी सियासत थी, वो बिल्कुल अलग थी। उसके बाद जब उन्होंने और ज़्यादा अक्सरियत और पूरे भरपूर तरीके से आए, तो जो वादे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए, उसमें किए गए थे दस्तूरुल अमल में, यानी जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है उसमें, उन्होंने उनको पूरी तरह से अपनाया। उनके बारे में ये मशहूर है कि वो हालात को देखते क्या कहा आपने घोषणा पत्र को उर्दू में? इंतखाबी मंशूर। हाँ, तो जो लोग उर्दू नहीं जानते हैं वो समझ लें कि इंतखाबी मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो। तो मैं कह ही रहा था, दरअसल वो बहुत पुख्ता, समझदार और अपने स्टैंड पर जमे रहने वाले सियासतदान हैं, हालात को देखते हुए। अब कल हालात जैसे होंगे आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छी तरीके से उनको निभाएंगे। अच्छा, मैं पूर्णिया सीट पर आ रहा हूँ। आप बिहार के हैं, गुड़गांव में रहते हैं, बिहार के हैं और पता नहीं और क्या क्या परिचय है, लेकिन पूर्णिया सीट पर ऐसा लग रहा था कि एकदम पप्पू यादव बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। जाहिर है पॉपुलर है, हम सब जानते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता दल यूनाइटेड के संतोष कुमार से करीब 12,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। 12,000 वोट तो हाँ, लेकिन ये है कि पप्पू यादव के साथ ये बड़ा दुर्भाग्य है वो कि जनता उनके साथ दिखती बहुत ज़्यादा है, पर जब वोट देने की बारी आती है तो सारे वोटर गायब हो जाते हैं। पप्पू यादव, अभी मैं किसी से सुन रहा था कि वो दिल्ली में रहता था, उसको परेशानी हो गई और उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो उसने किसी ने उसको कहा कि ये पप्पू यादव का नंबर है, उनको फ़ोन करो। फिर उन्होंने फ़ोन किया, वो मदद मिली। मैंने बहुत तरह की कहानी है, जैसे किसी रॉबिन हुड के बारे में कहानी सुनते हैं ना कि उन्हें ऐसे मदद कर दी, उसने ऐसे गरीबों की ऐसे मदद कर दी। हाँ। तो पप्पू यादव का कैरेक्टर भी कुछ इसी तरीके का है। हाँ। यहाँ बारिश के दिनों में पूरा कमर तक और सीने तक के पानी में डूब करके मदद की। हाँ, लेकिन बिहार की कुछ और सीटों के बारे में हम इसी से चर्चा करेंगे, जो हमारे अगर दर्शक अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो सीवान एक सीट है, मधुबनी की हम चर्चा कर चुके हैं, अररिया, किशनगंज और कटिहार है। ये सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार हैं या मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। तो अगर हम सीवान की बात करें, सीवान भी ले चलते हैं। आप पूर्णिया की बात पहले पूरी कर लें, फिर सीवान ले चलेंगे आपको। नहीं, आपने बीच में ऐसा काट दिया कि फिर जो आप भूल गए। हाँ, नहीं, तो अब ये है कि हाँ, आप क्या कह रहे थे? मैं सीवान की बात कर रहा था।
सिवान में ये है कि हिना शहाब को उम्मीद थी कि हिना शहाब जो है शहाबुद्दीन की वाइफ है। शहाबुद्दीन अगर जी जो लोग जो पुराने होंगे वोटर, वो उनको समझ में आ गया हो कि शहाबुद्दीन किस कैरेक्टर का नाम है। और आरजेडी के कहते हैं कि संस्थापकों में से वो थे, लेकिन कुछ आपराधिक मामले में उनके नाम आते और तिहाड़ जेल में थे। उसके बाद कोरोना में उनका देहांत हो गया। तो लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो है वो हिना शहाब को टिकट नहीं दे रहा था। इस बार नहीं दिया था, पिछले चुनाव में उसने दिया था। हाँ, लेकिन इस बार जो है फाइट में तो राष्ट्रीय जनता दल के जो अवध बिहारी चौधरी हैं वो तीसरे नंबर पे हैं और 48,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पे खुद हिना साहब हैं जो 14,000 वोट 15,000 वोट से पीछे चल रही हैं। अभी बहुत देर तक वो आगे रही थी, लीड कर रही थी। और विजय लक्ष्मी देवी हैं जनता दल यूनाइटेड की जो 14,500 वोट से आगे। अगर बिहार के विधानसभा का अगर आप देखें रिजल्ट, खासतौर से सिवान का, तो सिवान इन्होंने विधानसभा इलेक्शन में भी अपने बेटे को, हिना साहब ने अपने बेटे को टिकट दिलवाने की कोशिश की थी, उसमें कामयाब नहीं हुए थे। तब उन लोगों ने उल्टी राजनीति करी आरजेडी के उम्मीदवार को हराने के लिए। वो जब हार गया तो उन्होंने बाकायदा जश्न मनाया। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में तो उनको आरजेडी के टिकट मिलने नहीं थे। हिना साहब निर्दलीय लड़ रही हैं और वो उनको लग रहा था कि मुझे आरजेडी से टिकट मिल जाएगा, पर उनको टिकट नहीं मिला। पर जनता टिकट के वालों के पीछे भागती है। अगर आप दमदार हैं तब तो लगता है कि मेरा काम हो जाएगा। हालांकि जिस तरह से वो प्रचार कर रही थी, वो नहीं कह रही थी कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ या आरजेडी के खिलाफ हूँ या नीतीश कुमार को किसी के विरोध में नहीं कह रही थी। वो सिर्फ ये कह रही थी प्रचार के दौरान कि अगर मैं जीत गई तो मैं ऊपर के लोगों के साथ मिल करके अपना क्षेत्र का विकास करेंगे, जो एक निर्दलीय कहता है। पर वोटर भरोसा करता है कि नहीं करता है, ये भी देखना पड़ेगा। अच्छा, मैंने अब आप लोगों को बिहार से बाहर निकाल के, थोड़ा बहुत गर्मी है बिहार में, तो ठंडी जगह पे ले जाता हूँ, हिमाचल प्रदेश में आपसे देखिए फरीदी साहब, आप बहुत देर से शांत हैं। हम एक सीट पे बहुत निगाह बनाए हुए थे, वो थी मंडी की सीट। लग रहा था कि जिस तरह से ज़मीनी कामकाज हो रहा है, कांग्रेस ने एक जनाधार उठाया है और बहुत सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पे लग रहा था कि नहीं एंटी इनकम्बेंसी भी है। हमें डेटा में भी लोग बहुत बार कह चुके हैं कि एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा है, कांग्रेस का जनाधार भी बढ़ रहा है। विक्रमादित्य सिंह अभी 71,663 वोट से पीछे चल रहे हैं, कंगना रनौत आगे चल रही हैं। क्या यहाँ पे ग्लैमर भी काम कर रहा था मोदी? कोई शक नहीं, मोदी फैक्टर अपनी जगह है और कंगना क्योंकि लोकल है वहाँ की और फिल्मी पर्सनालिटी का अलग है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके अपने जो स्टेटमेंट होते हैं, जो बयानात होते हैं, चाहे वो फिल्मी दुनिया में रहते हुए रहे हों या पॉलिटिक्स में आने के बाद रहे हों, तो वो बयानात ऐसे होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। और मंडी एक एरिया ऐसा है, छोटा एरिया है, तो वो जो सपोर्ट है उनको ना वो है, वहाँ की सपोर्ट है। अब मोदी के साथ दो चीज़ें हो गई हैं, सोने पे सुहागा, तो जाहिर बात है वो तो सीट निकलेगी, तो जाइंट किलर बन सकती हैं। जाइंट किलर बन सकती हैं। अभी हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि जो वोट शेयर है भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार के 37% की तुलना में अभी 38.25% अभी है। वो आगे बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है, लेकिन हम अभी के हिसाब से बता रहे हैं। यानी वोट शेयर अभी तक बढ़ता दिख रहा है, रुझान में थोड़ा पीछे चल रही है। 293 एनडीए का चल रहा है, अभी 233 चल रहा है इंडिया गठबंधन का। और एक बार हम लोग ये भी बात कर रहे थे, आपस में हम लोग बात कर रहे थे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोट ले रही है, जैसा हम देख रहे हैं रुझानों में देख रहे हैं। टिकट कितने को दिया, क्यों नहीं दिया? देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि मैं थोड़ा कुछ आंकड़े भी बता दूं जी कि 37 ऐसी सीटें हैं जहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में 22 मुस्लिम उम्मीदवार लोकसभा पहुँचे थे और 2019 में बढ़ के 27 पहुँचे थे। आज ये हमें उस पर बातचीत करनी चाहिए कि इस 18वें लोकसभा में कितने मुस्लिम उम्मीदवार पहुंच रहे हैं। ये एक अलग मामला है। रही बात मुस्लिम उम्मीदवारों की, तो 2014 में 882 उम्मीदवार थे मुस्लिम उम्मीदवार और 2019 में 115 जी, और अभी शायद 78, अभी 73 है, आसपास है 78 के। हाँ, तो मुस्लिम उम्मीदवार कम हो गए। अच्छा, ये आम मुसलमानों में ये नाराजगी थी। कुछ संगठन भी ऐसे थे। अब वो संगठन नहीं, मेरा सवाल ये था हाशमी साहब कि अगर वोट लिया है मुसलमानों का समाजवादी पार्टी ने, जो दिख रहा है, मतलब ऐसा कोई सांख्यिकीय रूप से हम उसको पुश नहीं कर सकते, लेकिन मैं वही ऐसा प्रतीत हो रहा है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ
कि उम्मीदवार तो कम दिए, हाँ। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि मुसलमान, पहले ये हो रहा था कि मुसलमान को टिकट कम मिला, नाराज़गी थी, कुछ संगठन उसको जानबूझ कर के उठा रहे थे। बसपा ने तो 10 दिए थे टिकट, 14 दिए थे। हाँ। तो वो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो जानबूझ के इस तरह से प्रचार किया जा रहा था कि ये मुसलमान की हिमायती पार्टी नहीं है। अच्छा। इन्होंने आपको टिकट नहीं दिया, लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टी जो थी ये बहुत खामोशी समझ रही थी कि उनको क्या करने से वो अपनी सीटें निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हमें लगता है इस लाइव को, इस कार्यक्रम को अभी यहाँ ख़त्म करना होगा, क्योंकि हम काफ़ी लंबी चर्चा हमने की है। अभी हम जो डाटा आपको बता दे रहे हैं, अभी इस समय 238 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है, 3 सीटें जीत चुकी है, जैसा हमने कार्यक्रम के शुरू में बताया था। सूरत सीट जीत चुकी है निर्विरोध, और चित्रदुर्ग कर्नाटक की सीट है वो जीत चुकी है, और जयपुर सीट जीत चुकी है। इसके अलावा 238 सीटों पर वो आगे चल रही है। कांग्रेस 97 सीटों पर आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी 35 सीटों पर आगे चल रही है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी जिसको ममता बनर्जी की पार्टी है टीएमसी, उसको 30 सीटों पर आगे चल रही है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तमिलनाडु की पार्टी 21 सीटों पर आगे चल रही है। तेलुगु देशम पार्टी 16 पर, और जनता दल यूनाइटेड 14 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा अभी जो मोटी तस्वीर उभर के आ रही है वो 292 सीटें एनडीए को और 234 सीटें इंडिया गठबंधन को होती दिख रही है। शाम तक कभी अगली बार जब हम 5 बजे एक पूरी टीम हमारी बैठेगी, तब ये डिस्कशन और अधिक गहराई के साथ, अधिक पुष्ट आंकड़ों के साथ होगा। अभी तो हम सिर्फ रुझानों में बात कर रहे हैं। इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हई खान साहब, हाशमी साहब और फजली साहब। हमारे दर्शकों का बहुत शुक्रिया, और 5 बजे हमसे फिर से जुड़िए और विश्लेषण को, जिसमें हम कहते हैं कि हम सबसे तेज़ नहीं, सबसे सटीक विश्लेषण करते हैं, खास सीटों के आधार पर। नमस्कार।